एक साल की सबसे बड़ी गिरावट। अब बीती रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 0.5% ब्याज दरें बढ़ाई और इसका असर आज हमने साफ तौर से देखा। दुनिया भर के बाजारों में बिकवाली हावी हो गई। भारतीय बाजार भी इस असर से बच नहीं पाया। दिन खत्म होते होते भारतीय बाजार पिछले एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 15,400 के नीचे जाकर बंद हुआ है। सभी सेक्टर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी। आज की दूसरी बड़ी खबर है अग्निपथ पर मचे कोहराम की। सेना की नई भर्ती स्कीम पर शहर शहर बवाल मचा हुआ है। 4 साल की सर्विस को लेकर सरकार से हो रहा है सवाल। बिहार में सबसे ज्यादा कोहराम मचा है। यहां ट्रेनों को निशाना बनाया गया। वहीं यूपी, राजस्थान, हरियाणा हर जगह अग्निपथ को लेकर आक्रोश भड़क रहा है। विरोध बढ़ा तो सरकार भी डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आ गई। मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम के जरिए मदद की बात कही गई। तीसरी अहम खबर का सीधा असर आपकी जेबों पर होगा। जी हाँ, एविएशन फ्यूल की लगातार बढ़ रही कीमत से फ्लाइट किराया जो है महंगा होने वाला है। एविएशन कंपनियों के पास हवाई किराए बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। जिस चौथी बड़ी खबर पर हम बुलेटिन में अब फोकस करेंगे वो पेट्रोल डीजल के संकट से जुड़ी हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बाद यूपी और उत्तराखंड में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत देखी जा रही है। इसकी वजह और हकीकत दोनों को समझेंगे। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं बाजार में आई महागिरावट के साथ। यूएस फेड के दरें बढ़ाने का असर ग्लोबल बाजारों पर दिख रहा है। सभी बाजारों में भारी बिकवाली देखी गई है और भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं रहे। वीकली एक्सपायरी के दिन भारी गिरावट के साथ भारतीय बाजार बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी एक साल के निचले स्तर पर बंद हुए हैं। मेटल और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। बाजार की दिन भर की हलचल पर विस्तार से डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। देखिए, बाजार आज किस तरह से रिएक्ट किए। पहले तो ग्लोबली सेंटिमेंट्स पर एक बाउंस बैक दिखा, लेकिन ये बड़ा सवाल था क्या ये जो बाउंस है, ये जो एक रिलीफ रैली सी आज देखिए, ये कितना टाइम सस्टेन करेगा। सिर्फ इंट्रा डे भी सस्टेन नहीं हो पाया। कुछ घंटों में ही हमने अर्ली गेंस को इरोड होते हुए देखा और उसके बाद सेकेंड हाफ ने तो आप इनफैक्ट बड़े शॉट्स बनते हुए देखा बाजार पर। 15,350 360 के पास बाजार बंद हुआ है, यानी लगभग अपने 15,500 के जो बड़े सपोर्ट 150 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। तो यानी आपके लिए क्लियरली नीचे की तरफ डाउनसाइड और ओपन हो गया है। ये इंडिकेट पहले भी बाजार पर एक्सपर्ट्स भी करते आ रहे हैं कि यहाँ से अगर ये अहम सपोर्ट टूटते हैं तो बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप एक रिस्क जोन, एक कॉशियस टाइम, इसकी बात तो आपको नहीं नकार सकते। बड़े आज डाउनफॉल या फिर लूजर्स कहाँ से निकल कर आए। सबसे ज्यादा वीकनेस को मेटल पैक में देखी। निफ्टी के पहले 5 बड़े लूजर्स आप बात करें तो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स शामिल थे। कोल इंडिया, ओएनजीसी की बात हम लगातार करें कि क्यों ओएनजीसी इतना नीचे गिर रहा है, क्या क्रूड के टॉप आउट होने के कई इंडिकेशन आ रहे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी जो थीम प्ले आउट करते हुए बाजार पर दिख रही है, जितने भी कमोडिटी प्लेयर्स हैं, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटी हो, बेस मेटल हो, उनमें बड़ी वीकनेस है। आईटी आपको लगातार वीक दिखाई दे रहा है और वो क्लियरली आपको बाजार पे आज हावी होता हुआ दिखाई भी दिया। इसके अलावा मिड कैप स्पेस से आप आरबीएल बैंक जैसे काउंटर्स देखें, जहां ऑलरेडी बड़ी गिरावट हम पीछे के कई दिनों से देख रहे हैं, जब से चेंज इन मैनेजमेंट वो वहां से रिस्पाइट नहीं है। आज भी 8% की गिरावट के साथ बंद होते हुए आपको आरबीएल बैंक दिख रहा है, लगभग 8%। गेनर्स कौन से थे? जिनको भी अब कमोडिटी के ऊपर पीक से नीचे गिरने का फायदा मिलेगा। वीट एज अ कमोडिटी, तो सॉफ्ट कमोडिटीज का फायदा आप देखें, ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL, वो इस बाजार में भी, इस गिरते हुए बाजार में, वीक बाजार में भी वीक नहीं हुए। सो ये कुछ ट्रेड्स ज़रूर दिख रहे हैं क्लियरली कि बाजार में सेक्टर चर्निंग हो रही है। बाजार बहुत क्लियरली एक डाउनसाइड रिस्क की तरफ बढ़ रहा है। नया लेग रूम अब ओपन हो रहा है क्योंकि बड़े सपोर्ट यहाँ से ब्रेक डाउन है और कॉशियस होने का फिर से वक्त है। रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है वो क्लियरली आपको बाजार पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन कल वीकेंड है तो मे बी हम इस हफ्ते की जो पोजीशन शॉर्ट ट्रेडर्स की होगी वो कवर होते हुए देखेंगे, तो शायद बाजार में कुछ पुल बैक्स आपको अटेम्प्ट होते हुए भी दिखाई दे। लेकिन बड़े सपोर्ट के नीचे आके आज बाजार बंद हुआ है 15,350 के। चलिए, तो ये था पूरा मार्केट राउंडअप। लेकिन बाजार पर हावी बिकवाली और कई दूसरे मुद्दों को लेकर क्वांट म्यूचुअल फंड के CIO संदीप
से बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मैक्रो डेटा पॉइंट्स को वीव करते हैं अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में, जिस तरह डॉलर इंडेक्स 105 5.5 जाके टॉप आउट हुई, क्रूड भी 135 जाके नीचे आया, वो ये सारी चीजें आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं? आपको लग रहा है वर्स इज इन द प्राइस, या अभी नहीं कह सकते? डेफिनेटली, जैसे भी मैं एक और मॉर्निंग में किसी से बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि अगर हम डॉलर इंडेक्स, खाली डॉलर इंडेक्स को एक आइसोलेशन में नहीं, ओके, तो पॉइंट वही है कि अगर हम एक डेटा पॉइंट्स को देखते हैं तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। कोई भी एक डेटा पॉइंट या कोई भी एक इंडेक्स होता है, वो कुछ भी करंट से स्क्यूड होता है, ओके, तो वो स्क्यूनेस को हम कैसे अवॉइड करें? तो स्क्यूनेस अवॉइड करने के लिए हम लोग मल्टीपल करेंसी इंडेक्सेस को देखते हैं, चाहे वो ADXY हो, SCI इंडेक्सेस हो, और हम लोगों ने काफी कुछ अपने भी सिंथेटिक इंडेक्सेस को बिल्ड किया है। तो हम लोग वो सब चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो खाली डॉलर इंडेक्स में जरूर नया हाई बना, बट बाकी हमारे जो इंडाइसेस जिसको हम फॉलो करते हैं उसमें वो सब नहीं हुआ, ओके, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है। और कभी कभी क्या होता है कि एक हाई बनता है, चार्ट में लोग को एक्साइटमेंट होता है कि वो ब्रेकआउट हो गया है। मेरे लिए एक दिन का मूव या 2 दिन 3 दिन का मूव उसके ऊपर भी आ जाता है, साइकोलॉजिकल होता है कि वो आता है, जैसे कल नया लो बना के गया मार्केट, ओके, कल या परसों में, ओके, तो एक नया लो बना, तो काफी लोगों का जो पोजीशन होता है या स्टॉप लॉसेस होते हैं या कुछ लोगों ने ऑप्शंस में ट्रेड किया है, तो कैपिचुलेशन अनफोल्ड हो जाता है। इसलिए वो साइकोलॉजिकली वो भाव आता ही आता है हमेशा। सिमिलरली हमको ये देखना है कि क्या ये 105 का लेवल है, क्या ये सस्टेन करता है एक हफ्ते पॉइंट ऑफ व्यू, 5-7 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, क्या ये सस्टेन करता है? जो 2 दिन हुआ उसके बाद ट्रिप डाउन हुआ। मुझे क्या लगता है, प्योरली ऑन डेटा एनालिटिक्स की हम बात करें, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की हम जो थीसिस बिल्ड करते हैं या गिलाटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, उसके अंदर हमको क्लैरिटी दिखता है कि हम लोग एक करेंसी मार्केट में एक्सट्रीम पे हैं। अगर हम रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं, जैसे बिटकॉइन का क्लासिक रिस्क एपेटाइट इंडिकेटर है, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें कि ये तो एक पब्लिकली ट्रेड होता है, तो आपको एक उससे रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है कि वहां पे भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल ऑफ हुआ, वहां पे भी अर्ली साइंस दिखते हैं कि ये सम सॉर्ट ऑफ एक्सॉशन हुआ है, तो वहां से भी मुझे एक पुल बैक रैली दिखती है बिटकॉइन में। अगर बिटकॉइन में पुल बैक रैली है तो एक ग्लोबल रिस्क एपेटाइट वापस आती है, उसका बैकग्राउंड तो तैयार हो रहा है, और मैं बोलूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स सब एंडोर्स कर रहे हैं कि रिफ्लेक्स रैली के ऊपर है। और अगर हम देखें पेसिमिज्म, बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, बेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल, ग्लोबल आप इन्वेस्ट फंड मैनेजर्स देखो, ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट देखो, सब लोग एक्सट्रीमली बेरिश हो गए। अभी सितंबर अक्टूबर में जब बाजार का टॉप बना था, इसकी हेडलाइन इतना पेसिमिज्म नहीं था, ओके, और अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम ये चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि उनका व्यू गलत है, उनका व्यू परफेक्ट है, डेटा पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव है, वो पूरी थीसिस को बिल्ड करते हैं, बट वो थीसिस भी प्ले आउट होने में टाइम है, ओके। एक राउंड का तो पैनिक ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें वही देखना है कि ये पैनिक को हमें कैपिटलाइज करना है कि हमें भी उस पैनिक के साथ फ्लो में जाना है, ओके। तो मुझे ये कॉन्ट्रा कॉल वाला बात नहीं है, डेटा ड्रिवन अप्रोच है। डेटा बोलता है कि यहाँ से एक रिफ्लेक्स रैली बनती है, और कोई गारंटी नहीं कि सब चीजें प्ले आउट हो हमारे हिसाब से भी, ओके। तो हम लोग क्या होते हैं, एक सिनेरियो को बिल्ड करते हैं कि अगर हम सारे डॉट कनेक्ट करें तो क्या डेटा पॉइंट्स प्रेडिक्ट कर रहा है मार्केट को। तो ये हमको आज की तारीख में अगर आप मेरे को पूछोगे तो ये डायरेक्शन दिखता है, बट उसके बाद भी हम सेफ्टी में खेलते हैं। तो हम लोग सेफ्टी कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसको, हम जब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करते हैं तो हम लोग पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन इस तरह से कोशिश करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग कम हो जाए। तो रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए हम लोग सेक्टोरल कॉल्स थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टॉक कॉल भले ही गलत हो जाए, अगर मेरा लार्जर कॉल ठीक होता है सेक्टोरल का तो मेरे को उतना डैमेज नहीं होता, रादर मेरे को डाउन साइड में प्रोटेक्ट होता है। तो हम लोग सेक्टोरल कॉल्स पे बहुत बड़ा एम्फेसिस देते हैं, क्योंकि वो हमारा एक मनी फ्लो एनालिसिस का हिस्सा है, और वो मार्केट टाइमिंग में हमको बहुत हेल्प करता है। मार्केट टाइमिंग खाली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, ये एक फंक्शन है जो हमारे वैल्यूएशन, रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी एनालिटिक्स, सब तीनों एनालिटिक्स फ्रेमवर्क में एक साइड स्क्यूड होते हैं, तो हमको बेटर टाइमिंग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग टाइमिंग की एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम लोग बेटर टाइमिंग कोशिश करते हैं। टाइमिंग को आप ट्रेडिंग से लिंक नहीं करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्टोरल कॉल लेने में हमको हेल्प करता है, क्योंकि अल्टीमेटली मनी कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, या एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक्स में, और ये ग्लोबल बैकग्राउंड में हम देखेंगे।
खाली इंडिया के आइसोलेशन में या एक रीजन के आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। अगर वो देखेंगे तो हम गलत एनालिसिस करेंगे। हम लोग इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करते हैं और ये सब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को हम एक साथ कंबाइन करते हैं। जब उस तरह का कॉम्बिनेशन बिल्ड होता है तो हमको एक बेटर टाइमिंग मिलती है। वो हमको थोड़ा सा बुरे वक्त में सपोर्ट भी करती है, थोड़ा आउट परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन, इसलिए हम लोग यूनिडायरेक्शनल रिसर्च नहीं करते, हम लोग मल्टी डायमेंशनल रिसर्च करते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, उनका किस पे क्या इम्पैक्ट आए। संदीप, ये कॉल तो मुझे आपकी बहुत पसंद आई कि एक ग्लोबल रिस्क ऑफ की संभावना बन रही है और बिटकॉइन लीड कर सकता है, वो एक रिस्क इंडिकेटर है, बाकी भी आएंगे। कमोडिटी सारे क्रैक हुए लेकिन क्रूड क्रैक नहीं हुआ और क्रूड रिलेटेड हमारे कॉर्पोरेट इंडिया पे इतना इम्पैक्ट आता है, तो इसको आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? तो जैसे मैंने हम लोग का भी एक पर्सपेक्टिव है कि यस, क्रूड का टॉप नहीं बना है, नेचुरल गैस का एक टॉप जरूर बना है। ओके, अच्छा, नेचुरल गैस का टॉप बना है तो आपको यूरोप में जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी थोड़े सेटल होंगे, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इंडिया के लिए डेफिनेटली ये कभी भी ये कंसर्न है कि अपना क्रूड का एक टॉप नहीं बना है। मुझे अभी भी लगता है क्रूड में छोटा मोटा करेक्शन होके एक शार्प अपमूव अभी भी पेंडिंग है। ओके, 2 महीने में आए, अगले 3 महीने में आए, वो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ईयर में प्ले आउट जरूर होगा। अगर इंडिया के एंगल से मैं देखें तो वही एक बड़ा लास्ट रिस्क बाकी है अभी भी जो प्ले आउट हो सकता है, जो बिकॉज वो हम लोग जैसे हमने लास्ट ईयर हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक में जिस तरह का यूफोरिया हुआ, उसी तरह का यूफोरिया कमोडिटीज में भी हुआ, बट क्रूड में वो एक्सटेंड हो रहा है। ओके, और अभी क्लासिक यूफोरिया नहीं हुआ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो जैसे ही अनफोल्ड होता है तो उसके बाद क्रूड में भी आपको एक शार्प रिएक्शन नीचे की तरफ मिलेगा। इसलिए हम लोगों को एक लार्जर पिक्चर भी अगर हम देखें तो हमको ये लगता है कि अगले 3-4 महीने में इन्फ्लेशन का भी नियर टर्म पर्सपेक्टिव, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हम लोगों का यहाँ इन्फ्लेशन डेवलप मार्केट के लिए अभी भी बहुत तेज है, इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत लॉन्ग टर्म भी बहुत तेजी का है। ओके, बट अगर हम मिड टर्म और नियर टर्म की बात करें तो हमको लगता है कि कहीं अगस्त तक एक इन्फ्लेशन का पीक होना चाहिए, कमोडिटी प्राइस पीक हो जाएगा, तब तक क्रूड भी शायद पीक आउट होना चाहिए। हमारे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल में वो भी आता है कि वो भी एक पीक आउट होता है। तो और जिस तरह से ग्लोबल जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे, चाइना लॉकडाउन हुआ, वो सब चीजें एक एक करके इम्प्रूवमेंट है, वो सब एक एक चीजें ठीक हो रही हैं। अगर हम एक क्वार्टर का एंगल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वार्टर के बाद शायद अगस्त एंड आते आते हम लोग शायद उतना इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे जितना आज कर रहे हैं। ओके, और मेरा हमेशा एक मानना है कि ये जो हमारा मार्केट है ये बहुत इनविजिबल एनिमल है, ये सबसे स्मार्ट है। ओके, हम लोगों की एक स्मार्टनेस से भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट पीपल इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं। अगर हम उसको पर्सपेक्टिव से देखें कि यहाँ पे अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आके कॉल लेता है कि अगस्त अगर हम लोग को ये डेटा पॉइंट दिखता है तो आई एम श्योर काफी और लोगों को ये डेटा पॉइंट समझ में आएगा। और किसी ने बड़े इन्वेस्टर ने आके एक बड़ा कॉल ले लिया कि अगले 3 महीने के अंदर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी या करेक्शन हो जाएगा, उस तरह का इंटरेस्ट रेट हाइक भी नहीं होगा जो अभी बिल्ड हो रहा है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई को कॉल लेना है और कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इस तरह के कॉल लेगा जो बेनिफिट ले पाएगा और फिर बाकी लोग उसको चेस करते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि एक अर्ली स्टेज का आप लोगों का डेटा पॉइंट्स है जिसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सिचुएशन अगस्त तक अनफोल्ड होगा। तो हम लोग अपना पोर्टफोलियो उसी तरह से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट को कैपिटलाइज करें। मैक्रो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, थोड़ा अर्ली स्टेज पे उसको कैपिटलाइज करेंगे तो थोड़ा अल्फा जनरेट हो जाता है। नहीं तो फिर आप भी वही बेल चाड़ वाली लाइफ में रहेंगे, तो फिर आप लास्ट स्टेज पे हर चीज को पार्टिसिपेट करेंगे तो अल्फा जनरेट नहीं होगा। सेना में भर्ती के लिए लाई गई सरकारी स्कीम सरकार पर ही भारी पड़ रही है। दरअसल सरकार युवाओं के लिए अग्निपथ स्कीम लाई थी जिसको लेकर बवाल मच गया है। सरकार ने युवाओं को सेना में ज्यादा मौके देने के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, लेकिन इस स्कीम के खिलाफ बिहार से उठी बगावत की आग यूपी और दूसरे राज्यों में पहुंच गई है। तस्वीरें गवाह है युवाओं के गुस्से की, जहां यूपी
बिहार, झारखंड, राजस्थान में भी प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। कहीं पथराव, कहीं आगजनी हो रही है। युवाओं के गुस्से की ज्वाला में शहर शहर जल रहा है और हर आवाज अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग कर रही है। अग्निपथ भर्ती योजना पर देश भर में हंगामा शुरू हो गया है। बिहार में छात्र सड़कों पर उतर आए और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। छपरा, कैमूर, सहरसा, जहानाबाद समेत बिहार के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। छात्रों ने टायर जलाए, रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, ट्रेनें रोकी और तो अपनी ताकत दिखाने के लिए ट्रेन ट्रैक पर ही पुशअप लगाए। इन 9 तस्वीरों को देखिए, कैसे अग्निपथ भर्ती योजना पर देखते ही देखते पूरा बिहार सुलग गया। हालांकि इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई थी। छात्रों के मन में कई सवाल दौड़ रहे हैं और उनको डर है कि कहीं उनके भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। टीओडी को वापस किया जाए। टीओडी लगाया गया है वो वापस ले और जैसे परमानेंट बहालियां आती थी वही बहालियां निकाला जाए। टूर ऑफ ड्यूटी जो लग रहा है इसको हटाना चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी इसको हटाइए सबसे पहले। टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लीजिए। और आर्मी का एग्जाम जो बाकी है, हम लोग जो आर्मी बने हैं सी होल्डर, आर्मी सब का एग्जाम लो और ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले और भर्ती दो और 2 साल की उम्र में छूट दो। 2 साल से रैली नहीं दिया है। 2 साल में रैली नहीं, रैली दीजिए तुरंत। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर में, दिल्ली के नागलोर और झारखंड के रांची में छात्र सड़कों पर उतरे। छात्रों के मन में तमाम सवाल हैं और उन्हें डर भी सता रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा। वहीं इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो युवाओं के विरोध को देखते हुए सरकार की डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी यहाँ पे शुरू हो गई है, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय और बैंकों के आला अधिकारियों की मीटिंग हुई। इसको लेकर वित्त मंत्रालय का कहना है कि जो अग्निवीर एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे उन्हें बैंक वित्तीय सहायता और लोन उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही दूसरी मदद की भी यहाँ पर संभावना जताई गई है, बातें कही गई हैं। लेकिन क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से, हमारी सहयोगी मेघना मित्तल तमाम डिटेल्स दे रही हैं। मेघना, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी, हम जानते हैं कि जो 14 जून को जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो अग्निपथ स्कीम पास हुई थी, जो यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि उनको 4 साल तक आर्म्ड फोर्सेस में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उस पर ऑपोजिशन की जो टारगेटिंग जो चल रही है कि 4 साल के बाद वो यूथ अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उसी को लेकर आज फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इशू करा है। उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करी है बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। उन्होंने इस अग्निपथ स्कीम पर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया है और जो मेजर टेक अवेज हैं इस मीटिंग के कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ये एक्सप्लोर करेंगे कि 4 साल के बाद ये यूथ को वापस इस फाइनेंशियल सेक्टर स्पेस में एम्प्लॉय किया जा सकता है क्या, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्किल सेट्स को ध्यान में रखते हुए। दूसरी ये बड़ी चीज़ है कि बैंक्स जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वो यूथ को क्रेडिट अवेलेबल करा सकते हैं उनके 4 साल की पीरियड के बाद, जो वो क्रेडिट वेरियस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपना स्किल सेट्स बढ़ा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वेरियस जो तरीके हैं उनको अपना सकते हैं। ये सारे जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट के लिए इस पर एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, इस पर भी ये मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि इसको क्या वो यूथ यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके बाद वो अपना एम्प्लॉयमेंट खोज सकें आफ्टर जो 4 साल का पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग जो आज हुई है, इसमें ये 3 बड़े टेक अवेज आए हैं कि जो अग्निपथ स्कीम है, जो अग्निवीर होंगे, किस तरह से वो वापस अपना रीएम्प्लॉयमेंट खोज सकते हैं 4 साल के बाद और गवर्नमेंट किस तरह से उनको हेल्प कर सकती है।
चलिए अब इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो पूरे इस मामले को समझाएंगे। कमांडो जीजे सिंह जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं और अभिजीत सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। जीजे सिंह सर, आपके पास ही आऊंगी। सबसे पहले देखिए, जब स्कीम को लॉन्च किया गया तब तो हम सब ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया है, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट्स आने लग गए हैं जिसकी वजह से हम पूरे देश में इसका आक्रोश और प्रदर्शन देख रहे हैं, जिसके खिलाफ जो युवा हैं खासतौर से वो खड़े हुए हैं। कितना वाजिब आपको ये विरोध प्रदर्शन लगता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये सिर्फ इमेच्योरिटी से कर रहे हैं। इनको ये मालूम नहीं कि हमारे देश के अंदर जितने जैसे बेरोजगारी है उसको देखते हुए और जो हमारे देश की जरूरतें हैं उनको देखते हुए ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। मैं मानता हूं कि अगर जो युवक हैं वो 17-18 साल की उम्र के अंदर फौज को ज्वाइन करते हैं, बहुत ही क्वालिटेटिव जो ट्रेनिंग है वो लेते हैं और 4 साल के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनको 10-12 लाख का जो पैकेज मिलता है। साथ में ये जो चीज नहीं समझते कि उम्र उनके साथ होगी। अगर कोई 22-23 साल से के हाथ में इतने पैसे लेता है और पूरी उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो इंटरनल जो डेवलपमेंट होती, क्वालिटीज जो होती हैं, जैसे कि एंड्योरेंस हुआ, उसकी एक जिसे कहते हैं सहन शक्ति हुई, मैच्योरिटी हुई, उसके अंदर पेट्रियोटिज्म, उसके अंदर इंटेग्रिटी, उसके अंदर एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी, हाउ वर्क इज डन, एक्सपोजर जो डिफेंस सर्विसेज देती वो कहीं बाहर मिलता नहीं है। और मेरा मानना ये है कि हमारे देश के अंदर जो ट्रेनिंग फौज को दी जाती है एक ऑफिसर को, उनके ऊपर करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अगर जवानों को देखो तो लाखों रुपए लगते हैं एक जवान को तैयार करने में। अगर इनको वैसी अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग मिलती है और इनका जो अंदरूनी जो आत्मिक जो क्वालिटीज होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं, साथ में कोई फ्री में नहीं काम कर रहे, ये इनको पैसा मिलेगा, इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट रहेगी, इनको और दूसरे बेनिफिट मिलेंगे। दूसरे जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कंपनी है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजे सर। आप जो भी आपने जितने भी पॉइंट्स को हाईलाइट किया है वो सब मान्य है, वो सब बिल्कुल सही, और यही वजह है इन बच्चों ने परीक्षाएं भी दी हैं जिसके रिजल्ट्स का वो इंतजार भी कर रहे हैं। अभिजीत जी, ये जो बच्चे सवाल उठा रहे हैं, जो युवा सवाल उठा रहे हैं कि जिन्होंने परीक्षा दे रखी है, जो इंतजार में थे नौकरी के, उनका क्या होगा? सरकार ने आज डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ और ऐलान भी किए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। आप कह रहे हैं 25% को नौकरी मिल जाएगी, 75% को आप भत्ता देंगे और नौकरी दिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जो नौकरियां दिलाई जाएंगी क्या वो आपके कैलिबर की होंगी? तमाम सवाल है कि आपको सरकार का डैमेज कंट्रोल करने का तरीका कैसा लगा? अभिजीत जी, देखिए, ऐसा ये स्कीम जो आई है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो कॉमोडो जीजे ने अभी बताया वो बिल्कुल सही है कि ये इसका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सही है। ये मॉडर्नाइजेशन के लिए है, ये जो आर्मी की जो एज प्रोफाइल है उसको कम करने के लिए, एक यूथफुल आर्मी के लिए है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए है। तो इसमें जितने जो टेक सैवी सोल्जर के ऊपर जो इसमें तवज्जो दी जा रही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो स्कीम है ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है और हमें ये पता होना चाहिए या ये बात भी सही है कि जितने भी हमारे और अदर रैंक्स में सैनिक आते हैं वो सब रूरल इकोनॉमी से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं और वहां पर पेंशन की और परमानेंट जॉब की को बहुत तवज्जो दी जाती है। तो उनका गुस्सा कुछ हद तक जायज है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्कीम है इसमें ये पता नहीं है कि 4 साल बाद इन लोगों का क्या होगा, क्या इनको गवर्नमेंट कोई और जॉब दिला पाएगी। अभी बात चली है कि इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जो पैरामिलिट्रीज हैं उसमें बैंक से कुछ लोन्स की बात हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सेटिस्फाई करने वाला है इन बच्चों को, क्योंकि आपने जैसे सही कहा कि पहले तो 2-3 साल से जो है इनकी भर्तियां बंद थी। अब भर्ती जब शुरू हुई है तो उन्होंने ये एज लिमिट उनकी कम कर दी है, तो उसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी इन
हो गए हैं इसके लिए, तो वो आक्रोश भी है उनमें। तो इसमें सवाल बहुत हैं। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत ये है स्कीम में कि ये स्कीम बिना किसी ट्रायल प्रोजेक्ट के, बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट, कोई एक्सपेरिमेंटेशन के ये डायरेक्ट लागू कर दी गई है। जैसे एक्सपर्ट्स ने 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, ये बातें आ रही हैं कि काफी एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि इसको पहले किसी छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था और उसके बाद ऐसे उतारना चाहिए था। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ये बस इम्प्लीमेंट कर दी गई है और जो सवाल लोग पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से, उसके कोई रियल जवाब नहीं है कि अगर आप 25% लोगों को रखेंगे और 75% को जाने देंगे तो किस बेसिस पे जाने देंगे, और वो जो 75% जाएंगे वो बाहर जाके क्या करेंगे। जो इंडियन आर्मी है उसका जो एक्सपीरियंस रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ, वो भी कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि काफी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट कमीशन चाहते हैं और जो बाहर जाते हैं वो भी काफी नाखुश होकर बाहर जाते हैं। तो जब अफसरों को बाहर जाने में इतनी दिक्कत है, जब अफसरों के जॉब नहीं है बाहर, तो इन बच्चों का क्या होगा जो रूरल इकोनॉमी से आते हैं, जिनको खास अपॉर्चुनिटी होगी भी नहीं, ना तो कॉर्पोरेट को एब्जॉर्ब करेंगे और ना ये पता है कि ये सीआरपीएफ वगैरह में इनको जगह मिल पाएगी नहीं। तो ये सवाल काफी हैं और मुझको नहीं लगता कि इस टाइम पर कोई जो जवाब है वो हमें मिल रहे हैं। आपने सही कहा कि बहुत सारे सवाल हैं, एक डायरेक्ट सही दिशा नहीं मिल पा रही है। जीजे सर, आप हमको ये समझाएं कि अब जो भर्तियां भी होंगी, जिस तरह से इनको शामिल किया जाएगा, वो भी किस लेवल तक शामिल किया जाएगा, क्योंकि देखिए एक तो बात होती है नौकरी की और एक होता है करियर बनाने का इरादा, जो कि मैं समझ रही हूँ कि इन बच्चों का भी है, इन युवाओं का भी है, जिसके चलते इन्होंने परीक्षाएं दी हैं और जो विरोध भी कर रहे हैं। इसको किस तरह से दिशा दी जाने की मंशा है इस स्कीम में? देखिए, आपके जो अभी पैनलिस्ट थे उन्होंने ठीक कहा, मगर मेरा ये मानना है कि देखिए, एक होता है कि आज के जमाने में हम देखते हैं, आप भी समझते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि जो एक आदमी अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है वो तो करता ही 22-23 के ऊपर है। और मैं ये कह रहा था कि इनको जो अभी कहा गया है कि इनका फ्यूचर नहीं होगा, इनका जो है पेंशन नहीं होगी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। देखिए, ये हमारे जहन के अंदर बात बैठी हुई है कि जब फौज ज्वाइन करेंगे तो पेंशन मिलेगी। तो ये पेंशन का एक जो बना हुआ है ट्रेडिशन हमारे सर्विस के अंदर, और जो जिसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारी जो फैमिलीज हैं, जॉइंट फैमिलीज हुई या न्यूक्लियर फैमिलीज हुई जहाँ गाँव के अंदर हैं, वो पेंशन को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकली उसको अच्छा समझते हैं, उसके साथ रहते हैं। मगर हमें एक चीज और देखनी चाहिए कि जैसे ग्लोबल टाइम्स बदल रहे हैं, साइकिल ऑफ टाइम अगर हम देखें तो बदलता रहता है, टाइड टाइम जो है वो एक जगह रुका नहीं रहता। अब हमारा देश जो है कुछ आगे बढ़ गया है, वो पुरानी जो लोग थिंकिंग वाले थे उनसे थोड़ा हमारा जो युवक भी है वो आगे निकल चुका है। आज आप देखते हैं कि बच्चे, मैं देखता हूं कि 8-8, 9-9 साल के जिस तरीके से ये मोबाइल्स को शायद तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन अभिजीत जी, आप जीजे जी की बात से सहमत हैं क्या? आपको लगता है कि वाकई जो पेंशन को लेकर या रिटायरमेंट को लेकर जो सोच होती है लोगों की, सरकारी नौकरी को लेकर, उसमें तब्दीली आती हुई आपको दिखाई दे रही है? और दूसरा एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना भी था वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तर्ज पर भी हम देखते हैं कुछ देश है, जैसे कि अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, जहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग जो है एक बार आप एडल्टहुड रीच कर लें तो आपको जरूरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। वहां पर किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है और हम उससे कितने अलग हैं, कितने आगे होंगे? देखिए, साउथ कोरिया का एग्जांपल देना सही नहीं होगा, क्योंकि साउथ कोरिया के जो सोसाइटी है वो इंडियन सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है। अगर हमें एग्जांपल देना ही है तो हमें एग्जांपल देना चाहिए चाइना का या पाकिस्तान का, और यहाँ हम देखते हैं कि इस टाइप का सिस्टम नहीं है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि जो कॉन्स्क्रिप्ट वाला सिस्टम होता है, जिसमें हम कॉन्स्क्रिप्ट हायर करते हैं, कुछ साल के लिए उनको निकालते हैं, उसमें कुछ खामियां हैं। और सबसे बड़ी खामियां ये है, जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा है कि जो शुरुआती दौर में कॉन्स्क्रिप्ट अंदर गए यूक्रेन में रशिया के, उनको काफी क्षति देखनी पड़ी, काफियों की जो है उसमें वॉर में डेथ हुई।
और ये रीजन इसलिए होता है कि कंस्क्रिप्ट्स को ट्रेन करना और बैटल रेडी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप आर्मी के जो जनरल हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं उनकी बात माने तो कोई भी एक जवान है उसको तैयार करने में, बैटल रेडी होने में 4 से 5 साल तो तकरीबन लग ही जाते हैं, कभी कभी 7-8 साल भी लग जाते हैं। अभी अगर आप इस जवान को तैयार नहीं कर पाए हैं, वो अग्निवीर है, वो 3-4 साल जो रहेगा उसमें उसकी पहले 6 महीने 1 साल तक तो ट्रेनिंग चलेगी और बाकी के 2-3 साल वो एक फ्रंटियर टूरिस्ट बन के रहेगा। वो फ्रंट पे भी जाएगा तो जो बैटल हार्डी सोल्जर्स हैं, जो परमानेंट वाले हैं, वो उसको प्रोटेक्शन में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जबकि ना कि फाइटिंग। तो ये इसका एक डाउनसाइड जो है वो हमें अपने जहन में रखना होगा। दूसरा ये कि ये स्कीम जो है ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है। आप देखिए इनको जो है वो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, ये इनको डीए नहीं मिलेगा। इनको 30,000 की पे है, उसमें से जो इनके हाथ में आएगा वो है 21,000 रुपए। जब ये जाएंगे तो सेवानिधि स्कीम में इनको 10 लाख रुपए के करीब मिलेगा। अब 10 लाख 11 लाख की वैल्यू आज के जमाने में कुछ नहीं। इनको अगर आप लोन भी दिलवाते हैं, वो लोन भी करके अगर 15 लाख रुपए मिलता है, 15 लाख रुपए में एक गांव का लड़का आपको कैसे वापस 25 साल की एज पे सेटल करेगा? तो ये बड़े सवाल हैं और ये सवाल हमको पूछने चाहिए। हमको ये पूछना चाहिए कि जो आर्मी का जो सोशल बैलेंस है, जो चेंज किया जा रहा है, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास एंट्री ला रहे हैं, रेजिमेंटल सिस्टम खत्म कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं? क्या कोई स्टडी हुई थी? एक स्टडी हुई थी 1984 में जिसने बताया था कि ये बिल्कुल गलत है ऐसा करना, ये आर्मी का सोशल हार्मनी जो है उसमें खत्म हो जाएगी। तो ये इस पे अगर कोई स्टडी हुई है तो उसके बारे में बताएं मुझको और काफी और लोगों को। हम जो डिफेंस वेटरन्स हैं हमको नहीं समझ में आया कि किस बेसिस पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर सही है, मॉडर्नाइजेशन सही है, मैं ये बिल्कुल बात समझ सकता हूं कि इस टाइम पर हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जवान के पेट के ऊपर पैर रख के पैसा निकालना तो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं आप जवान को, युवा को दिशाहीन भी तो छोड़ रहे हैं। जीजा जी, आप अभिजीत जी की बात से सहमत हैं? थोड़ा मेरा इसमें डिफरेंसेस है। He is very good points he made, but he's entitled to his view. What I am saying is ये रेजिमेंटेशन की बात जो होती है सिर्फ फौज के अंदर उन रेजिमेंट्स में होती है जहाँ पे पहले जो ब्रिटिश टाइम लोगों ने, जैसे मराठा रेजिमेंट हुआ, महार रेजिमेंट हुआ, सिख रेजिमेंट हुआ, जाट रेजिमेंट हुआ, गोरखा रेजिमेंट हुआ, उनके अंदर बना दिया टेलर टू द नीड्स ऑफ द कन्वेंशनल वॉर जो उस टाइम थी, जैसे उस टाइम लड़ाई लड़ी जाती थी। मगर आज के जमाने के अंदर जो स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, वो लड़ने का तरीका बिल्कुल पुराने से हाईली टेक्नोलॉजिकल हो चुका है। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डिजिटलाइज हो गया। BVR मैं आपको बताता हूं कि उनको कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन प्लेटफॉर्म सिस्टम के। आपको पता नहीं कहां से मिसाइल कर रही है, आपको पता नहीं कहां से फायर आ रहा है, आपके ऊपर गिर रहा है। वहां पे आप क्या करेंगे? आपके जो वो हार्ड बैटल टर्न जो सोल्जर्स हैं वो क्या करेंगे? आप यूक्रेन की उदाहरण लीजिए, मैं आपको इजराइल की देता हूं। अभी रशिया की आर्मी को उन्होंने ऐसा ब्लडी नोज उनको चला दिया है कि जो 4 दिन का स्पेशल ऑपरेशन वो कर रहे थे, आज 4 महीने हो रहे हैं। तो कैसे हो रहा है वो? क्योंकि उनके जो लोग हैं वो हाईली उनका कैलिबर बहुत है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। मैंने पिछले दिन ही एक देखा कि उनका एक युवक को 13-14 साल का था, वो अपने एक सिस्टम के उसको जो ऐप बनाया, वो बता रहा है अपने फौज को कि कहाँ पे क्या हो रहा, पीछे से वो दिखा रहा है उनको रास्ता। तो ऐसे मैं समझ रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। इजराइल के अंदर आप जाके देखिए, 16 साल से शुरू कर देते हैं। मैं तो इजराइल 15-16 दफा जा चुका हूँ। मेरा बहुत अच्छा, मेरा वेस्ट एशिया को बहुत अच्छा होल्ड है, देखता मैं समझता हूँ उसको, पिछले 50 साल से उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के जमाने के अंदर जो वॉरफेयर की डायनेमिक्स जिसे कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, वो बदल गई हैं। वो बिल्कुल वो नहीं रही जो पहले थी। और चाइना जो है वो मॉडर्न वॉरफेयर करेगा हमारे के साथ। हाँ, पाकिस्तान जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, क्या इस स्कीम के जरिए हम उस बदलाव को एड्रेस कर पाएंगे? मेरे ख्याल से इस तरह के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद सामने आए हैं। सरकार भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है, देखना होगा कि ये कोशिश कितना रंग लाएगी और जो आक्रोश, गुस्सा हम युवाओं में देख रहे हैं, क्या वो खत्म होगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।
हम आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दूसरे अहम मुद्दे की ओर, जो है कोरोना के बढ़ते केसेस। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, देश में कोरोना के 12,133 मामले सामने आए हैं, जबकि 11 मरीजों की मौत भी हो गई है। कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र में एक बार फिर से हालात भयावह नजर आ रहे हैं। राज्य में एक दिन में मामलों में 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में भी पॉजिटिविटी रेट जो है 7% के पार चला गया है। 5 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, उसमें महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है। इन 5 राज्यों में 82.96% नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में 32.95% अकेले महाराष्ट्र से ही है। लेकिन चलिए इस खबर की और डिटेल्स हमारे सहयोगी दानिश आनंद दे रहे हैं। देखिए, काफ़ी समय के बाद इंडिया ने आज 12,000 के ऊपर फ्रेश कोविड केसेस रिकॉर्ड करे हैं और पिछले 24 घंटे में लगभग 7,000 के ऊपर रिकवरीज भी रिपोर्ट करी गई हैं। लेकिन आज 10,000 के ऊपर जो आंकड़ा आया है, ये काफ़ी लंबे समय के बाद आया है। लगभग 3 महीने के बाद इंडिया ने इतने मेजर नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल देश में 58,000 के करीब एक्टिव कोविड केसेस हैं और जहां तक वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात आती है तो ये रेट भी 2.38% है। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कैसे दिन बर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मेजरली जो कंट्रीब्यूशन हो रही है इस डेली कोविड टैली में, वो ऐसी कुछ पेन टेकिंग स्टेट्स हैं देश में जो ज़्यादा कोविड नंबर्स दे रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा। इन स्टेट से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि काफ़ी समय के बाद इंडिया में एक मेजर अपसर्ज कोविड का देखने को मिला है और पिछले 24 घंटे में लगभग 5 लाख के ऊपर टेस्ट भी करे गए हैं। वहीं जहां एक तरफ काफ़ी हाई केसेस इंडिया में रिपोर्ट करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आज डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्म करा है कि इंडिया में 89% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन जो है उनको फुली वैक्सीनेटेड है कोविड के अगेंस्ट। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में हम हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक मेजर एक्शन देख सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत जल्द सारे ही चीफ सेक्रेटरीज की बाकी जो स्टेट्स के हैं, बाकी स्टेट्स के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उनसे एक वो मीटिंग कर सकते हैं और इस मीटिंग में कोविड से कैसे लड़ना है, किस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है या वापस मास्क मैंडेट पूरी इंडिया में प्रॉपर्ली रीइंपोज करना है, इस पर कुछ ऐसे जो विचार हैं हेल्थ मिनिस्ट्री कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक काफ़ी लंबे समय के बाद हमको एक मेजर जंप दिखा है फ्रेश कोविड नंबर्स पर। हालांकि फेटिलिटी इस टाइम पे कम है, लेकिन जिस तरह से ज़्यादा केसेस दिन बर दिन रिपोर्ट करे जा रहे हैं वो चिंताजनक बात तो बिल्कुल है। अब इंतजार इसी बात का है कि हेल्थ मिनिस्ट्री वो एक बड़ी मीटिंग कब लेती है बाकी स्टेट्स के साथ, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जा सके कि कैसे जो कोविड के नंबर्स वापस राइज हो रहे हैं वो वापस पीक ना करें। उनको रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ निर्णय हेल्थ मिनिस्ट्री जल्द ले सकती है। चलिए, तो यहाँ पर कोरोना से पूरे देश में परेशानी, लेकिन अब रुक करते हैं एक दूसरी बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स यहाँ में हमने देखा कि 30,305 के स्तर पर पहुंच गया है। इनफैक्ट हमने कुछ देर पहले इसके नीचे, यानी जो अहम लेवल है 30,000, उसके नीचे भी इसको जाते हुए देखा है। 7.5 अंकों की यहाँ पर 750 अंकों की गिरावट हमें डाउ जोन्स में आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 2.5 से 3.25% की। S&P 500 अगर हम देखें तो लगभग 115 पॉइंट की गिरावट के साथ 3% नीचे कारोबार कर रहा है। नैस्डैक में भी 3.5% की कमजोरी और जो गिरावट है हम देख सकते हैं लगभग 400 पॉइंट से ज्यादा की होती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा कल किस तरह से फेड ने अपनी रेट हाइक की है, जो कि काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तमाम तरह के बाज़ारों में कमज़ोरी। आज हमारे बाज़ारों में हमने बेतहाशा कमज़ोरी देखी है और अब खुलते ही अमेरिकी बाज़ारों में ज़ोरदार गिरावट। हमारे साथ KR चौकसी के MD देवेंद्र चौकसी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो खुलते ही अमेरिकी बाज़ारों ने धड़ाम से गिरावट और डाउ जोन्स हमने देखा 700 पॉइंट और 30,000 के अहम लेवल के भी नीचे। इसका रीजन ये है कि आई थिंक जो मार्केट के अंदर अभी प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस आई थिंक फंड विड्रॉल का प्रोसेस चल रहा है। तो आई थिंक ज्यादातर आई थिंक इसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट के अंदर एक गिरावट आ रही है, क्योंकि सबसे पहले देखें तो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स है उनके पोर्टफोलियो के अंदर आज की तारीख के अंदर जो फॉल है वैल्यू के,
वो उसका एक भरपाई करना रहता है, नुकसान भरपाई करना रहता है, तो उसका एक कारण भी जवाबदार है। दूसरी तरफ देखें तो दूसरे जो एसेट क्लास के अंदर जो गिरावट आई है, जैसे क्रिप्टो के अंदर गिरावट आई है, तो उससे $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप अब रिड्यूस होकर $1 ट्रिलियन हो चुका है। दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक जो बिगेस्ट कंपनी है अमेरिका के अंदर, एप्पल जैसी कंपनी के, जिसका $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप जनवरी में था, वो आज घट के करीबन $2 ट्रिलियन हो चुका है, तो उसके अंदर भी उनको नुकसान हुआ है। तो ये सब जगह पे जो आई थिंक नुकसान होता है, तो ये भरपाई करने के लिए जिसको हम कोलेटरल डैमेज बोलते हैं, वो कोलेटरल डैमेज इक्विटी से भरा जाता है। तो ये इसके हिसाब से आई थिंक मार्केट के अंदर ये फॉल आ रहा है। मुझे कोई फंडामेंटल कारण अलग से नहीं दिख रहे हैं उसके अंदर। डेफिनेटली आई थिंक टाइटनिंग पॉलिसी के हिसाब से देखें तो फंड विड्रॉ रहेंगे मार्केट के अंदर से, बट उसके लिए इतना मार्केट का फॉल जवाबदार नहीं, जवाबदार फॉल है मैंने बताया वो हिसाब से विड्रॉल ऑफ फंड्स ड्यू टू कोलेटरल डैमेजेस इज आई थिंक द मेन रीजन फॉर द दिस काइंड ऑफ फॉल इन द ग्लोबल मार्केट। देवेंद्र सर, गिरावट कब तक थमेगी ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। साफ तौर से जो दिशा हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि गिरावट और गहरा सकती है। पूरी तरह से क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया भर के बाजार मंदी या मंदड़ियों की अभी चपेट में आ गए हैं? हेलो जी, आपने सुना सवाल? हाँ, दुनिया भर के बाजार के अंदर आई थिंक थोड़ी मंदी की असर डेफिनेटली देखने जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ग्लोबली एक फियर ऐसा बनता है कि यहाँ पे रिसेशनरी कंडीशन सेट हो रही है, क्योंकि आप इतने के दर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस कंज्यूमर की डिमांड कम होती है तो रिसेशन आना संभवित है। मैं मानता हूँ कि रिसेशन लंबे समय तक नहीं चलेगा। आई थिंक ये रिसेशन शायद 12-13 महीने का प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस शायद हो सकता है, बट I think that's the reason for which I think the globally the investors, the traders are nervous. More than investors, I think the traders are nervous. क्योंकि traders I think ये समय के अंदर I think लंबा टाइम मार्केट के अंदर नहीं टिकते हैं. When they see the uncertainty, I think this uncertainty is creating this kind of a situation. तो अब कल का दिन बाजार में आप कैसा देखते हैं, फ्री फॉल का? इंडिया के मार्केट के अंदर ऐसा कोई ज्यादा लेवरेज पोजीशन नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतना बड़ा फ्री फॉल आएगा, बट फिर भी मैंने बताया वो हिसाब से कि ग्लोबल ट्रेडर्स जो है वो फंड विड्रॉ करना चालू करते हैं तो एक बार कैपिचुलेशन हो सकता है। तो ये कैपिचुलेशन होता है तो आई थिंक मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। ऑलरेडी हम करीबन 14,800 के लेवल की बात कर रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो एक लेवल पॉसिबल है। वेदर इट विल हैपन टुमारो आई डोंट नो, बट आई थिंक इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आई थिंक 14,800 के आसपास एक बार निफ्टी गिरावट में आ सकता है। जो तमाम निवेशक इस तरह के बाजार को लेकर अब परेशान हैं, उन्हें आप किस तरह से कमर कसने की सलाह देंगे? नहीं, आई थिंक एक चीज बिल्कुल जवाब इसके अंदर एक चीज के अंदर जरूर बात कर सकते हैं कि ये पहली बार ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। वर्ल्ड मार्केट के अंदर 2008 से देखें तो आज की तारीख में करीबन 2 साल में एक बार ये कैपिचुलेशन की सिचुएशन आती है, और हर होता है आई थिंक जो पीछे की जो चाल है वो चाल मजबूत रहती है, वो मार्केट एकदम ऊपर रहता है बाद में। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर अगले 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक ये कोई भी कारण से मार्केट में फॉल आता है, वो फॉल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरे मार्केट को आप इन्वेस्ट करिए, बट आई थिंक सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर ये फॉल वुड बी अ वीक अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक फोकस ये होना चाहिए इन्वेस्टर का कि विश्वास रखें, और आई थिंक ट्रेडिंग पोजीशन मत बनाइए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको विश्वास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास रखेंगे तो ही आपको अगले दौर में जब भी मार्केट में तेजी आएगी तो उसमें पैसा कमाने मिलेंगे। और ये फॉल आता है, वो फॉल मैंने अभी भी बताया कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए इतने कारण नेगेटिव नहीं है। इंडिया इज मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी वेल, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल मार्केट के डैमेज होने के कारण आई थिंक हमारे मार्केट के अंदर ये फॉल है। तो आई थिंक उसके ऊपर आप चिंता न करें। मे बी आई थिंक दिस फॉल शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी सिलेक्टिवली दो। बात आपने कही खासतौर से उन लोगों के लिए जो पिछले 1.5 से 2 सालों में बाजार में जिन्होंने एंट्री की है और बहुत अच्छे से बाजार की चाल उतार चढ़ाव को समझते नहीं है, ये वो समय है जब वो सीख सकते हैं और निवेश और अपने पैसों को बाजार में और डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र, समय निकाला आपने इस खास चर्चा में। हम आगे बढ़ेंगे। ETF कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह का भी यही कहना है कि बढ़ती कीमतों की वजह से एयरलाइन का जो किराया है वो बढ़ाने के लिए मजबूर उन्हें होना पड़ रहा है। लेकिन पूरी खबर इस मामले में हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं।
आने वाले वक्त में हवाई सफ़र महंगा होने जा रहा है। और इसके पीछे का गणित बिल्कुल सरल है, क्योंकि तेल कंपनियों ने हवाई ईंधन का जो दाम है उसको रिकॉर्ड 16% तक बढ़ा दिया है। आलम यह है कि अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ATF या हवाई ईंधन प्रति किलोलीटर 1,41,000 के आंकड़े को पार कर गया है। जाहिर है दूसरे बड़े शहरों में मसलन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में भी जो तेल के दाम हैं, हवाई ईंधन के दाम, वो 1,41,000 के मार्क को भी पार कर गए हैं। और ऐसे में ये तमाम एयरलाइंस के लिए एक चुनौती बन गई है कि वो बिना एयरफेयर्स बढ़ाए वो फ्लाइट ऑपरेशंस उसको पूरा कर पाएं। और इसकी तरफ से अब इशारा मिलना भी शुरू हो गया है। स्पाइसजेट एयरलाइन ने एक स्टेटमेंट में साफ तौर पे कह दिया है कि वो अलग अलग सेक्टर्स पे जो एयरफेयर्स हैं, हवाई किराए हैं, उसमें 12% से 15% तक की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। जाहिर है अगर स्पाइसजेट एयरलाइन ने इसकी शुरुआत की है तो बाकी एयरलाइन भी इसका अनुपालन या एक तरीके से वो भी हवाई किराए बढ़ा सकते हैं। आखिर इसके पीछे का अगर बड़ी तस्वीर देखें या बड़ा गणित देखें तो वो कुछ यूँ है कि किसी भी एयरलाइन के ऑपरेशंस में जो तेल के दाम हैं वो तकरीबन 50% उसके कॉस्ट में कंसिडर किया जाता है। और ऐसे में अगर हवाई ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर है फ्लाइट ऑपरेशंस उतना ही महंगा हो जाएगा और उसकी सीधी मार हवाई मुसाफिरों की जेब पर अतिरिक्त हवाई किराए के रूप में पड़नी तय है। तो हवाई ईंधन के दामों में बढ़ोतरी और उसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वक्त में हवाई सफ़र महंगा होने जा रहा है। देश भर के कई शहरों की तरह ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कई जगह डीजल पेट्रोल की किल्लत की खबरें आई हैं, जिसका रियलिटी चेक किया श्रीनगर से हमारे संवाददाता साहिल सुहेल ने। देश के अन्य शहरों की तरह ही अब जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी के अंदर भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। मैं इस वक्त श्रीनगर के एमए पे हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक पेट्रोल पंप है जिसको अब मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, साफ तौर पे दिखाया गया है। और पेट्रोल में यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं सभी लोगों से कि इस पेट्रोल पंप पे जो है अब पेट्रोल और डीजल नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं इंतज़ार कर रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की किल्लत से काफ़ी लोग परेशान हैं। ट्रैफिक जैम भी लगातार हो रहे हैं। अब आपको हम दूसरा पेट्रोल पंप दिखाएंगे जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे तो अवेलेबल है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है और प्रशासन ने जो है अब भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पुलिस भी डिप्लॉय कर दी है। फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग सिर्फ अपने वाहनों में, सिर्फ अपनी गाड़ियों में ही नहीं भरते हैं बल्कि उनके पास जेरी केन्स भी हैं और बोतलों में, केन्स में जो है पेट्रोल पंप जो पेट्रोल यहाँ से और डीजल लिया जा रहा है। आप ये लंबी लाइन देख सकते हैं कितने लोग हैं और इस तरह से जो है वो यहाँ पे पेट्रोल की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आप बता सकते हैं हमें कि क्यों आप इस तरह से जो है जेरी केन में पेट्रोल ले रहे हैं? पूरे श्रीनगर में किसी जगह पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अभी मुझे फ़ोन आया, बोला यहाँ पे एमजी पंप पे पेट्रोल पहुँचा, मैं दौड़ के आया केन लेके। जी, तो कब से आप ये पेट्रोल? सवेरे से यहाँ पे थे, फिर हम 11 बजे यहाँ पे पहुँच के वापस निकले, यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया था। क्या है आपके पास, कौन सी गाड़ी है जिसके लिए आप पेट्रोल ले रहे हैं? मेरे पास ऑटो है। ऑटो। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लाइन है, लोगों की लाइन है और छोटी बोतलों में, बड़े जेरी केन्स में और गाड़ियों में पेट्रोल जो है वो भर के लिया जा रहा है। इस तरह से एक तरह से जो होर्डिंग हो रही है। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कश्मीर की प्रशासन है लगातार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज नहीं है और बहुत जल्द कश्मीर घाटी के अंदर डीजल और पेट्रोल के टैंकर्स आएंगे, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है और लगातार इस तरह से जो है पेट्रोल और डीजल की खरीदारी हो रही है। अगर किसी पेट्रोल पंप हैं, लेकिन जो कश्मीर घाटी या खास तौर पे अगर श्रीनगर की बात करेंगे, जितने पेट्रोल पंप हैं मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स पे जो है डीजल और पेट्रोल की किल्लत है और उससे वो जो पेट्रोल पंप है वो बंद कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन शफीक मलिक के साथ साहिल सुहेल, श्रीनगर। यूपी में बुलडोजर के एक्शन पर रोक की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जमीयत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार यहां कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों का पालन जरूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और क्या कुछ कहा गया है, हमारे सहयोगी दानिश आनंद बता रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यूपी में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज की अथॉरिटीज और कानपुर की अथॉरिटीज को अगले 3 दिन में जवाब सबमिट करने का आदेश दिया है। खैर, जो आज याचिका सुनी जा रही थी उसको जमात-ए-उलेमा
फाइल किया था और इन्हीं के साथ जो बाकी और जितने भी याचिकाकर्ता थे सबकी सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है उस पर जल्द से जल्द एक रोक लगाई जाए। लेकिन अपनी याचिका में इन याचिकाकर्ताओं ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई भी तरह का लॉ प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है, नोटिस नहीं दिए जा रहे हैं और सरकार सीधे आकर जो भी घर हैं उनको सीधे डिमोलिश कर रही है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम ऑब्जर्वेशन आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी की सरकार को ये इंडिकेट करा कि अगर बुलडोजर से डिमोलिशन किया जा रहा है तो प्रॉपर्ली एक लॉ फॉलो किया जाना चाहिए उसके लिए और नोटिस टाइम पर सर्व करे जाने चाहिए। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज की अथॉरिटीज और कानपुर की अथॉरिटीज को जो 3 दिन में जवाब सबमिट करना है उसमें उनको जितने भी उन्होंने नोटिस सर्व करे हैं उनके प्रूफ देने हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को किसी तरह की मोहलत तो नहीं दी, स्टे नहीं लगाया डिमोलिशन एक्टिविटी पर अगले 3 दिन में यूपी सरकार, कानपुर अथॉरिटीज और प्रयागराज की अथॉरिटीज को एक जवाब फाइल करना है और जो उसकी अगली सुनवाई होगी वो अगले हफ्ते की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से नाराज कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हैदराबाद, चंडीगढ़, केरल, जम्मू समेत कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। कांग्रेस ने पूरे देश में राजभवनों के घेराव का ऐलान किया था। जम्मू में राजभवन का घेराव करने बढ़ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका गया। वहीं लखनऊ में भी राजभवन की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। हैदराबाद में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं ईडी ने शुक्रवार को राहुल गांधी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। स्पीकर साहब से मुलाकात भी की और हमारे ऊपर जिस तरीके से अत्याचार और हिंसा हुआ है और होने वाला है विस्तृत रूप से इसके व्याख्यान हम लोग दिए हैं स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब हमारे सारे बात बड़े ध्यान से सुना हुई है और अगले तारीख हम दिल्ली के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे एमपीज के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस तरीके की घिनौने हमला किए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम और जयराम गणेश ने उपराष्ट्रपति से मिलकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत की और नोटिस देकर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब करने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई सांसदों समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। और अब जाते जाते आपको दिखाते हैं धर्मशाला में पीएम मोदी के रोड शो की झलक। हिमाचल दौरे पर धर्मशाला पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। उनके रोड शो के दौरान लोगों ने फूलों की बारिश की।